सबसे पहले डॉल्फिन संरक्षण की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम भारतीय कृषि पर आएंगे। तो सबसे पहले डॉल्फिन संरक्षण। डॉल्फिन के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, अब डॉल्फिन संरक्षण की बात हो रही है तो सबसे पहली बात आती है कि डॉल्फिन भारत, विशेषकर जो डॉल्फिन संरक्षण की बात हुई है वो हुई है गंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ताजे पानी की डॉल्फिन जो बोलते हैं आप, उसके संरक्षण की विशेष रूप से बात की गई है। अब प्रश्न बनता है कि जो डॉल्फिन है हमारी, जो ताजे पानी की डॉल्फिन है, ये भारत में किन स्थानों पर, किन नदियों में पाई जाती है, कौन सी नदियां हैं जहां पर ये परियोजना, ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो किन नदियों में सबसे पहले डॉल्फिन पाई जाती है, विशेषकर गांगेटिक डॉल्फिन। तो एक तो गंगा नदी हो गई, तो गंगा नदी के साथ साथ भी अन्य कई सारी नदियां हैं जिनमें पाई जाती हैं, तो आप उसी को बोल सकते हैं, क्योंकि गंगा और यमुना बाद में मिल जाती हैं, तो उसी को आप बोल सकते हो। चंबल में तो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इस रीजन को छोड़कर ये आपका बिहार में बताइए, असम में जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी में भी पाई जाती है। ठीक है, आगे चलकर जब मेघना बनती है, मेघना में भी पाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि भारत हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल, हिमालय से जो नदियां निकल कर आती हैं, जहां पे ताजे पानी की उपलब्धता है जिन नदियों में, वहां पर उन क्षेत्र विशेष में ये डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। अब सबसे पहली बात आती है कि डॉल्फिन जो हैं, इन पर संकट क्यों है, डॉल्फिन पर संकट क्यों है, क्यों इनकी जो प्रजातियां थी एक समय में 6000 से 7000 इनकी संख्या हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में 1000 से 2000 तक ये सीमित हो गई हैं। क्यों, क्या कारण है कि लगभग 15 से 20 वर्षों में इनकी आबादी 6000 से घटकर सिर्फ 1500 से 2000 के बीच में आ गई है। इसका कारण क्या होना चाहिए? इतना सब कुछ आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से कारण भी आपको पता होना चाहिए। पहला कारण क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात है कि प्रदूषण, लगातार हम पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो सबसे पहला हो गया प्रदूषण। प्रदूषण के साथ साथ और क्या है? प्रदूषण में तो अब आपका आ गया विभिन्न कारक, किस प्रकार से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण के अलावा और कौन सा कारक है जिसके कारण डॉल्फिन की जो प्रजाति है उस पर संकट उत्पन्न हो गया है? कोई और कारण नजर आता है? डॉल्फिन की जो प्रजातियां हैं, प्रदूषण के अलावा कौन सा दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण इनकी प्रजातियां जो हैं वो सीमित होती जा रही हैं? सर हाँ, चलिए शिकार, चलिए मान लेते हैं शिकार, चलिए शिकार तो प्रतिबंधित है लेकिन शिकार हो रहा है, शिकार को मान लेते हैं। और कोई? प्रदूषण हो गया, शिकार हो गया, और कोई? आम भाषा में इसको हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे सूस बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा में यदि हम देखें तो इसको सूस बोलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो कारक है जिसके लिए बहुत सारी आवाज़ें भी उठ रही हैं कि जिन नदियों में ये पाई जाती हैं उन नदियों में लगातार जो बांध हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे डैम इन नदियों पर बनाए गए हैं जिन नदियों में इनकी उपलब्धता है, जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो जो बांध बनाते हैं, जब हम जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बांध बनाते हैं तो वहाँ से भी इनकी संख्या सीमित हो रही है। तो तीसरा महत्वपूर्ण कारक जो है वो है लगातार नदियों पर बन रहा बांध। चाहे आप ब्रह्मपुत्रा की बात कर लें तो वहाँ पे भी लगातार आप जानते हैं कि डैम बन रहे हैं। गंगा की पे यदि हम बात कर लें तो जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आप चंबल की बात करते हैं तो चंबल पर भी आपको डैम देखने को मिलते हैं। तो विशेषकर प्रदूषण हो गया, शिकार हो गया, बांध हो गया, इन सब के कारण लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है। अब बात आती है कि इसको भारत सरकार ने जलीय जीव घोषित किया है, तो कब किया था जलीय जीव घोषित, क्या बताएंगे आप? भारत सरकार ने इसको जलीय जीव कब घोषित किया था? सन 2009 में भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ अब आपको बता दें कि अब विशेषकर भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन जो हैं लगातार प्रश्न में बनती रही हैं, पूछे जाते रहे हैं। पहला आपका आता है सिंधु नदी डॉल्फिन। ठीक है, ये लगातार चर्चा में रहती हैं, सिंधु नदी डॉल्फिन हो गई। दूसरा आपका हो गया गांगे डॉल्फिन जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम हैं इसी पर केंद्रित हैं। तीसरा आपका जो हो गया, आप जिसकी बात कर रहे थे, इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनका, जैसे आपने देखा कि जो गांगेय डॉल्फिन है, जो गंगा नदी डॉल्फिन है, ये किन किन नदियों में पाई जाती है, किन स्थानों पर पाई जाती है। तो आपने देख लिया कि गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई, बांग्लादेश में बहने वाली नदियों में ये पाई जाती है। अब बात आती है कि सिंधु नदी जो डॉल्फिन है, ये भारत के किन नदियों में पाई जाती है। सिंधु नदी डॉल्फिन, क्योंकि ये इसकी भी संख्या बहुत ही सीमित है, और सिंधु नदी डॉल्फिन जो है विशेषकर ब्यास नदी में पाई जाती है। विशेषकर भारत में यदि हम देखें तो ब्यास नदी में पाई जाती है, और इसी को संरक्षित करने के लिए पंजाब राज्य सरकार ने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया था वर्ष 2020 में। ठीक है, तो पंजाब राज्य सरकार का जलीय जीव है सिंधु नदी डॉल्फिन। भारत सरकार का, या हम कहें राष्ट्रीय जलीय जीव जो हमारा है, वो आपका हो गया गांगेय नदी डॉल्फिन। अब बात आती है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन का स्थान कहाँ पे है भारत में? इरावदी डॉल्फिन चिल्का झील पढ़ा है आपने? जब चिल्का झील आपने पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट नोट कराया गया था कि भारत में इरावदी डॉल्फिन की जो सर्वाधिक आबादी पाई जाती है वो आपकी चिल्का लेक में पाई जाती है। तो इरावदी जो डॉल्फिन है विशेषकर ये उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा के चिल्का लेक से संबंधित है। ठीक है, तो डॉल्फिन से संबंधित सबसे पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि डॉल्फिन किन, जैसे गंगा नदी डॉल्फिन है तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कारण पता होना चाहिए कि किन कारणों के वजह से इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कब इसको राजकीय जीव घोषित किया गया था, राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ भारत में जैसे गंगा नदी जो डॉल्फिन है इसकी भी 3 प्रजातियां होती हैं, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो गांगेय डॉल्फिन पर आधारित होते हैं, ना तो भारत सरकार की। यदि हम देखें तो सिंधु नदी डॉल्फिन या इरावदी को लेकर कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। जो विशेष कार्यक्रम है वो गांगेटिक डॉल्फिन को लेकर है। अब एक प्रश्न यहाँ पे और भी बनता है कि ये जो सारी डॉल्फिन है ये तो ठीक है, लेकिन करंट में क्या हुआ कि भारत में पहला डॉल्फिन रिसर्च संस्थान बनाया गया है, डॉल्फिन शोध संस्थान खोला गया है पहली बार भारत में। तो कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका पटना विश्वविद्यालय है। तो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत वर्ष 2020 में डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए, डॉल्फिन पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने भारत के पहले डॉल्फिन रिसर्च संस्थान की जो स्थापना किया है वो पटना विश्वविद्यालय में किया है। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इनका अधिकतम वजन कितना होता है, क्योंकि अब की बार का जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था उसमें कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि शायद हाथी से संबंधित एक प्रश्न था, हाथियों से संबंधित, तो उसमें था कि इनके गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है। इस तरह के भी प्रश्न कथन में दिए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्नों को भी हमें ध्यान में रखना है। तब जब हम बात करते हैं इरावदी डॉल्फिन की कि इसका वजन कितना होता है, तो इसका मैक्सिमम वजन जो है ये 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि इनका गर्भकाल कितना होता है, तो इनका जो गर्भकाल होता है वो 9 माह का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछला परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा गया था हाथियों से संबंधित कि हाथियों का जो गर्भकाल होता है वो कितने महीने का होता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम बात करें इनकी लंबाई कितनी होती है, तो इनकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो 8 फीट होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डॉल्फिन संरक्षण, उसके अंतर्गत आप लिख लेंगे कि गंगा में जो आपकी डॉल्फिन पाई जाती है, विशेषकर आप स्वयं से नोट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं हम ही नोट कराएं, इसमें तो कुछ सारा फैक्ट है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन है जिनको सूस कहा जाता है, लगातार भारत में इनकी संख्या, जो विविध रिपोर्ट आए हैं उनमें इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 1982 में जहां भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या 6000 थी, वर्ष 2020 आते आते इनकी संख्या 1500 तक सीमित हो गई है। ठीक है, और इन्हीं के संरक्षण के लिए वर्ष 2009 में भारत सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राजकीय जलीय जीव घोषित किया था। अब हम बात करें, इतनी जानकारी आपकी इसकी हो गई, फिर आप लिखेंगे, नोट कर रहे हैं,
सर लिख सकते हैं, इसमें तो कुछ था नहीं, तो नोट करिए, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। डॉल्फिन संरक्षण और डॉल्फिन संरक्षण के अंतर्गत नोट करिए। डॉल्फिन संरक्षण हेडिंग डालिए और उसी के आगे अंतर्गत नोट करिए। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन जिन्हें सूस कहा जाता है, जिन्हें सूस कहा जाता है, विविध रिपोर्टों का आकलन करने पर, विविध रिपोर्टों का आकलन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि, यह स्पष्ट हो रहा है कि इनकी संख्या लगातार घट रही है। इनकी संख्या लगातार घट रही है। वर्ष 1982 में गंगा में रहने वाली इन डॉल्फिनों की संख्या, वर्ष 1982 में गंगा में रहने वाली इन डॉल्फिनों की संख्या 6000 हुआ करती थी, 6000 हुआ करती थी, जो अब लगभग 1800 तक सीमित हो गई है, जो अब 1800 तक सीमित हो गई है। अगली पंक्ति में लिखेंगे, पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता के कारण, पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता के कारण इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। लगातार गिरावट देखी जा रही है। विशेषकर जिन नदियों में ये डॉल्फिन प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन नदियों में ये डॉल्फिन प्रजातियां पाई जाती हैं, उन नदियों में लगातार जल प्रदूषण का बढ़ना, उन नदियों में लगातार जल प्रदूषण का बहना, नदियों पर बनाए गए विभिन्न बांध भी इन प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न कर रहे हैं। हो गया, उत्पन्न कर रहे हैं। इनकी संख्या सीमित होने में एक महत्वपूर्ण कारण इनका शिकार भी है। ठीक है, आगे नोट करिए अगली लाइन में, डॉल्फिन को गंगा के टाइगर के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन को
गंगा के टाइगर के नाम से जाना जाता है। यह एक स्तनपायी जीव है। यह एक स्तनपायी जीव है जिसकी अधिकतम लंबाई 8 फीट होती है। जिसकी अधिकतम लंबाई 8 फीट होती है और अधिकतम वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। 100 किलोग्राम तक हो सकता है। गांगे डॉल्फिन का गर्भकाल 9 माह का होता है। 9 माह का होता है और ये 6 से 7 वर्ष में युवा होती हैं। प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन को लेकर जागरूकता का प्रसार करने के लिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर.के. सिन्हा मनाया जाता है। आर.के. सिन्हा जिन्हें डॉल्फिन सिन्हा या डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम इनके द्वारा ही डॉल्फिन संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए। ठीक है सर। अब इसको नोट कर लीजिएगा कि विशेषकर 3 प्रकार की डॉल्फिन जो भारत में चर्चा में रहती हैं, उनमें सिंधु नदी डॉल्फिन विशेषकर ब्यास नदी में पाई जाती है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पंजाब का जलीय जीव। गांगे डॉल्फिन, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई। भारत में लेकिन 3 प्रकार की क्या चीज? भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन नहीं, भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन समसामयिक रूप से चर्चा में रहती हैं। जिनमें भारत में 3 प्रकार की डॉल्फिन समसामयिक रूप से चर्चा में रहती हैं, जिनमें सिंधु नदी डॉल्फिन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्यास नदी में पाई जाती है और पंजाब का जलीय जीव है। ब्यास नदी में पाई जाती है और यह पंजाब का जलीय जीव है। दूसरा है गांगे डॉल्फिन, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेघना नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना। ठीक है। और तीसरा है आपका इरावदी डॉल्फिन जो उड़ीसा के चिल्का झील में पाई जाती है। तो पॉइंट वाइज करके तीनों लिख लीजिएगा। इरावदी डॉल्फिन, उड़ीसा के चिल्का झील। अब यहीं पर नीचे एक नोट डाल के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि भारत का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान, भारत का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में खोला गया है। ठीक है।
ठीक है सर। ठीक सर। अब एक फैक्ट इसमें और नोट करना है, वही देख रहा हूँ, डॉल्फिन सफारी भी शुरू की गई है अभी भारत में पहली बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए लिखिए, इसी में नोट कर लीजिएगा। भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को, भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए जन जागरूकता के प्रसार हेतु, संरक्षित करने के लिए जन जागरूकता के प्रसार हेतु क्या नोट किए हैं आप? भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए जन जागरूकता के प्रसार हेतु 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी प्रारंभ किया गया है। डॉल्फिन सफारी प्रारंभ किया गया है। 6 स्थानों, हाँ, 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी प्रारंभ किया गया है। अब ये जो 6 स्थान हैं ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला है बिजनौर, जहाँ पे शुरू हुआ है डॉल्फिन सफारी, बिजनौर। अब आप हिंदी में जैसे लिखते हैं लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का शहर है। दूसरा है ब्रिज घाट, दूसरा, पहला है बिजनौर, दूसरा हो गया ब्रिज घाट, तीसरा है प्रयागराज, इसके बाद है वाराणसी, ठीक है। ये आपके चारों स्थान कहाँ पे हो गए? ये चारों के चारों हो गए आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये चारों स्थान आपके उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी का जो है वो एक है बंदेल, BANDEL, बंडेल, जो भी आप पढ़ते हो, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और एक स्थान है आपका बिहार में, खालगांव करके है, KAHALGAON, ठीक है। ये आपका स्थान पड़ता है बिहार में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, कहलगांव होगा, कहलगांव, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ये आपका है बिहार में। तो ये स्थान भी पता होने चाहिए। जैसे डॉल्फिन चर्चा में है तो प्रश्न यही देख के पूछा जा सकता है, डॉल्फिन से संबंधित कोई प्रश्न बना, उसमें एक कथन डाल सकते हैं कि जैसे कहलगांव हो गया या आपका बिजनौर हो गया, कि ये किस राज्य में पड़ता है, कि ये इस राज्य से संबंधित है, डॉल्फिन से संबंधित प्रश्न बने और एक कथन उसमें पूछ लिया जाए। तो ये आपका पता होना चाहिए। अक्टूबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई है, ये घोषित किया गया। जब डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को, तो उसी के दौरान ये घोषणा हुई है कि भारत के कुल 6 स्थानों पर, जिनमें से 4 स्थान आपके उत्तर प्रदेश से होंगे, एक स्थान आपका पश्चिम बंगाल से हो गया और एक स्थान आपका बिहार से हो गया। क्योंकि गंगा नदी डॉल्फिन की बात हो रही है तो जो स्थान होंगे वो गंगा नदी पर ही संबंधित होंगे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से किसी का नाम देके कि इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये 6 के 6 स्थान आपके गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉल्फिन से संबंधित इतनी जानकारी आपको हो गई। अब हम देखते हैं पर्यावरण सुधार आंदोलन। उससे पहले डॉल्फिन की कुछ पिक्चर थी मेरे पास, अगर ओपन हो जाएगी तो। और सर इसकी कुछ विशेषताएं वैसी हैं इसको, जैसे आई साइड तो इसकी होती नहीं है, ये उसकी तरंग दैर्ध्य से क्या क्या चलती है, इसमें कुछ शिकार को भी ऐसे ही करती है ये, जैसे रडार सिस्टम होता है ना। हाँ, रडार सिस्टम शशि सर पढ़ा रहे हैं ना, रडार सिस्टम। तो आज पूछिएगा कि डॉल्फिन में कौन सा रडार सिस्टम होता है। ये आपकी है सिंधु नदी डॉल्फिन, जो ब्यास नदी में पाई जाती है, ठीक है। इसका जो आकृति है
ये मेल खाता है आपके गंगा नदी डॉल्फिन से, ये आपकी गंगा नदी डॉल्फिन। लेकिन जो आपकी इरावदी डॉल्फिन है इसका जो शेप है वो अलग होता है, ये आपकी इरावदी डॉल्फिन है, ठीक है। तो आँख होता है, सांप के भी आँख होता है लेकिन देख नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इनकी नहीं है ना, इनका कहाँ पे है, इनकी आंख नहीं है इन दोनों की। जैसे रडार अपना लौट के वापस आता है उसी हिसाब से शिकार वगैरह। हाँ, तो सांप को आप देखते होंगे, उसके भी आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकता है, वो भी तरंगों के आधार पे जो है वो मूव करते हैं। कभी भी आपने देखा होगा सांप, हम लोग समझते हैं कि आंख होती है लेकिन आंख होती भी है तो देख नहीं सकते उनसे, तरंगों के आधार पे वो कार्य करते हैं। जैसे जो भी होते हैं सांप दिखाने वाले सपेरे, वो उनके आंख के सामने इस तरह से करते रहते हैं, तो वो जो फुफकार मारते हैं तो उसी तरंग के आधार पे करते हैं, वो साउंड के आधार पे। तो सांप के भी आंख होती है लेकिन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप बताएं कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण थे और इनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हमने बात किया था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मैंने बात किया था, तो ये भी क्योंकि वन्य जीव पढ़ रहे हैं तो इसी में आता है। तो चिपको आंदोलन आपने पढ़ा है, तो इसके लिए क्या क्या जानकारी आपको है? इतना पता है सर, महाराष्ट्र का है ये। कहाँ का है? महाराष्ट्र। कुछ नहीं पता है, कहाँ जा रहे हो आजकल? चिपको आंदोलन कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है, विशेषकर गढ़वाल हिमालय जो है वहाँ से संबंधित था, ठीक है। हाँ, गढ़वाल हिमालय से संबंधित था। और जैसे बताया सर ने बताया सुंदरलाल बहुगुणा, तो एक तो प्रमुख इसमें थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि किसके नेतृत्व में चलाया गया, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रमुख थे, ये आपको पता होना चाहिए। चंडी प्रसाद भट्ट एक नाम था, वो भी इससे जुड़े हुए थे। तो चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट इससे जुड़े हुए थे। ये आपको पर्यावरण में पढ़ाया जाएगा, जब आपका इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन वन्यजीव हमने इसमें भी प्रारंभ किया है, तो वन्यजीव से संबंधित जो इस तरह के हों वो हो जाए। तो चंडी प्रसाद भट्ट हो गए और सुंदरलाल बहुगुणा, ये दो प्रमुख नाम हैं जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक नाम और आता है गौरा देवी, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आज तक जो भी प्रश्न बने हैं वो इन्हीं दोनों पर केंद्रित बने हैं कि इनमें से कौन सा, इन दो नामों में से एक नाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा जब आप चिपको आंदोलन की बात करेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो चिपको आंदोलन था गढ़वाल हिमालय से संबंधित था और विशेषकर जो यह आंदोलन था ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों की कटाई हो रही थी, पर्यावरण के प्रति जो असंवेदनशीलता थी उसको जाहिर करने के लिए कि किस प्रकार से हम इसको सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वन क्यों आवश्यक हैं, उनको लेकर जन जागरूकता के प्रसार के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। और इस कार्यक्रम में यदि हम देखें तो जो स्थानीय लोग थे वो क्या करते थे, पेड़ों से जो है लिपट जाते थे और उनकी कटाई जो है बाधित होती थी, कटाई नहीं हो पाती थी। जैसे यदि हम देखें तो शायद एक पिक्चर है मेरे पास, ये आपका है, बहुत स्पष्ट एक ही पिक्चर आपको देखने को मिली है, यही बार बार आपको गूगल पे देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको पेड़ों के किनारे जो स्थानीय लोग होते थे एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते थे और पेड़ों की जो कटाई होती थी उसको नहीं होने देते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसी के तर्ज पर, सेम इसी की तर्ज पर एक आंदोलन था जिसका नाम था एपिको आंदोलन। सेम इसी के तर्ज पे था, केवल स्थान बदल जाता है, ठीक है, सिर्फ स्थान बदल गया है, आंदोलन का उद्देश्य सेम है। एपिको आंदोलन ये भी महत्वपूर्ण है। ये आपका शुरू हुआ था कर्नाटक में, विशेषकर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में ये आपका प्रारंभ हुआ था। ये भी वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी जिसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। रोकने के लिए एक यहाँ पे मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। तो कर्नाटक से संबंधित है ये पश्चिमी घाट, ठीक है। तो एपिको आंदोलन या आप बात कर लीजिए जो अभी आपने पढ़ा पूर्व में, उन दोनों की बात यदि हम कर लेते हैं तो दोनों का जो विस्तार है, दोनों का जो क्षेत्र विस्तार है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के जो उद्देश्य हैं वो आपको समान देखने को मिलते हैं। अब एपिको आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इसके प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े इनका नाम था।
और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये आपके एपिको आंदोलन से जुड़ते हैं। तो जब आप लिखिएगा एपिको आंदोलन, उसी के साथ साथ आप चिपको आंदोलन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो नाम है, जो नेतृत्व करता है, उनका नाम बदला है। तो ये आपको नोट करना है। दूसरा आपने लिखा था, जो आपका पेज समाप्त हो गया यहाँ से, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में पहला नाम भैया ने बताया, क्या बताया आपने? सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट। और तीसरा नाम था, एक मैंने अभी आपको बताया था, गौरा देवी, ठीक है। तो ये तीन नाम इससे जुड़ते हैं चिपको आंदोलन से, और दोनों का उद्देश्य, चिपको और अचिपको दोनों का उद्देश्य क्या था कि पर्वतीय क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकना। उसी के खिलाफ ये आंदोलन था, पर्वतीय क्षेत्र में वनों की कटाई। तो आपको ऐसे इसी तरह से नोट कर लेना है कि चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? गढ़वाल हिमालय से संबंधित है। और स्थान हो गया, तो स्थान के बाद कौन कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं उनका नाम लिख लेंगे आप, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले चिपको लिखिए कि चिपको आंदोलन विशेषकर गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र से संबंधित है, और इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। सबसे महत्वपूर्ण नाम कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण नाम इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अप्पिको आंदोलन जो था, ये कर्नाटक में संबंधित है। पश्चिमी घाट में ये आंदोलन चलाया गया था, विशेषकर कर्नाटक के क्षेत्र में, और पांडुरंग हेगड़े नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। दोनों का जो उद्देश्य था, उद्देश्य एक ही था कि जो पर्वतीय क्षेत्र पर वनों की कटाई हो रही है उसको रोकना, ठीक है। चलिए, दोनों नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम आते हैं नर्मदा आंदोलन पे। नर्मदा आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और समसामयिक संदर्भों में मुख्य परीक्षा से संबंधित भी प्रश्न इनसे बने हैं और बन सकते हैं। तो ये दोनों आपके हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। नोट डाउन हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नर्मदा आंदोलन। नर्मदा आंदोलन एक दिन आपको और बताया गया जब आप बांधों के बारे में पढ़ रहे थे कि नर्मदा आंदोलन था। सरदार सरोवर डैम आपने पढ़ा था, तो बताया गया था कि सरदार सरोवर जो डैम बना है उसका विरोध करने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सरदार सरोवर ही नहीं बल्कि उस नदी क्षेत्र में, उस स्थान पे जो भी डैम बनाए गए हैं, जो भी बांध बनाए गए हैं, उन सब का विरोध किया गया था, और इस आंदोलन का नाम था नर्मदा आंदोलन। अब सबसे पहली बात आती है कि कहाँ पे ये शुरू था? तो विशेषकर ये मध्य भारत के क्षेत्र में, किसी एक राज्य विशेष में ये नहीं था, मध्य भारत के क्षेत्र में ये था, ठीक है। विशेषकर नर्मदा नदी को लेकर था कि किस प्रकार से बांधों के बनाए जाने से जो नर्मदा नदी का जल स्तर है, नर्मदा नदी का जो प्रवाह है, वो प्रभावित हो रहा है, और उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, किस प्रकार से नर्मदा नदी को सुरक्षित किया जाए, उससे संबंधित एक आंदोलन था जिसको बोलते हैं नर्मदा आंदोलन। मध्य भारत के क्षेत्र से संबंधित था। अब सबसे पहली बात आती है कि इनमें जुड़ा हुआ प्रमुख नाम कौन सा था? आपको बताया था, यदि आपको याद आए तो, क्या चीज? मेधा पाटकर, बाबा आमटे। तो मेधा पाटेकर, ठीक है, पहला नाम इससे आता है मेधा पाटेकर। दूसरा नाम आता है बाबा आमटे, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे। और इसमें यदि आप देखें तो अरुंधति राय का नाम भी आता है, क्योंकि इन्होंने समर्थन किया था इस आंदोलन का, और इस तरह से बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया था। तो आप लिख सकते हैं कि अरुंधति राय, पूछा जा सकता है, ठीक है, अरुंधति राय। लेकिन प्रमुख कौन है? मेधा पाटेकर इसकी प्रमुख थी, इसकी प्रमुख नेतृत्वकर्ता थी, और बाबा आमटे भी इससे जुड़े हुए थे। तो ये नर्मदा आंदोलन विशेषकर मध्य भारत के क्षेत्रों में, उद्देश्य क्या था? बड़े बांधों का जो निर्माण हो रहा है, जिससे नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो प्रभावित हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो नर्मदा सागर परियोजना थी, जो सरदार सरोवर डैम परियोजना थी, उसको प्रतिबंधित किया जाए, उसके विकास कार्य जो भी हो रहे थे उसको रोका जाए। उसी से संबंधित ये आपका आंदोलन था, नर्मदा आंदोलन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक आंदोलन और शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। वर्ष 1985 में शुरू हुआ था पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन ये शुरू हुआ था वर्ष 1985 में, ठीक है।
1985 में था। इसका उद्देश्य था कि जो पश्चिमी घाट में लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही है, वो नष्ट हो रही है। तो उसी को संरक्षित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, और वर्ष 1985 में इसको शुरू किया गया था। विशेषकर इसका जो उद्देश्य था वो गोवा और कन्याकुमारी के क्षेत्रों में, गोवा और कन्याकुमारी के क्षेत्रों तक विस्तारित था। मतलब जहां पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है, चाहे वो नीलगिरी का क्षेत्र हो, चाहे वो अनाईमुड़ी का क्षेत्र हो, ठीक है, अन्नामलाई का क्षेत्र हो, तो उसकी बात हो रही है। गोवा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में इस आंदोलन को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन था और इसका जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था कैलाश मल्होत्रा। कैलाश मल्होत्रा इसके नेतृत्व करता थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैलाश मल्होत्रा द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में भी बड़े बांधों के निर्माण को प्रतिबंधित किए जाने की बात की गई थी। ठीक है, ठीक है सर, हो गया। अगला है विकास का विकल्प आंदोलन। एक आंदोलन और था विकास का विकल्प, नाम है उसका विकास का विकल्प आंदोलन। विकास का विकल्प आंदोलन। अब विकास का विकल्प आंदोलन था, यह कहां शुरू किया गया था? यह संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र में शुरू किया गया था और जो इसके नेतृत्व करता थे उनका नाम था अशोक खोसला। अशोक खोसला इसके नेतृत्व करता थे, अशोक खोसला। विकास का विकल्प आंदोलन जिसके नेतृत्व करता थे अशोक खोसला, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें पता होना चाहिए इसमें क्या था कि जन केंद्रित विकास होना चाहिए, पोषणीय रणनीतियां बनाई जानी चाहिए। तो विशेषकर यदि हम देखें तो समाज कल्याण से जुड़ा हुआ, सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ यह आंदोलन था जिसमें सरकार से निवेदन किया गया पत्रों के माध्यम से, विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से, कि जो भी नीतियां बनाई जाएं वो जन केंद्रित होनी चाहिए और उनका पोषणीय नीति होनी चाहिए, जिससे कि भारत में जो विशेषकर निचले वर्ग के लोग हैं उनका भी जीवन स्तर ऊपर उठ सके। तो इससे संबंधित आंदोलन था विकास का विकल्प आंदोलन, अशोक खोसला, और उत्तर भारत के क्षेत्र में यह शुरू किया गया था। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण आता है, जब बात करते हैं बिहार राज्य की तैयारी जो लोग कर रहे हैं तो वहां शुरू हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये 1980 में शुरू किया गया था। अगला आपका महत्वपूर्ण है जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन, और ये 1980 में शुरू किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन, इसका जो विस्तार था वो बिहार और सिंहभूमि से संबंधित, बिहार से सिंहभूमि तक इसका विस्तार था। और इसमें क्या किया गया कि जो सागौन के, क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में सागौन के बड़े बड़े वृक्ष होते थे, तो जो सागौन के वृक्ष थे उनको संरक्षित करने की बात की गई कि उनकी की कटाई जो है नहीं होनी चाहिए। तो विशेषकर ये जो आंदोलन था वो सागौन की जो वृक्षों की कटाई हो रही थी उससे संदर्भित था। और बिहार के सिंहभूम जिले, बिहार से लेकर सिंहभूम जिले तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, सिंहभूम नामक स्थान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह एक जनजातीय आंदोलन था, विशेषकर इसमें जो कबीले होते थे उस समय काल के, उससे संदर्भित था और जनजातियां इसमें जो है भाग लेती थी। ठीक है, क्या चीज? सागौन के वनों को बचाना था। और इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता है, बल्कि ये जो है आदिवासी, एक प्रकार से बोला जाता है कि इसका यह एक आदिवासी उद्देश्य आंदोलन था जिसका उद्देश्य जंगलों का संरक्षण और वनों को बढ़ाना था। ठीक है, तो यह एक आदिवासी आंदोलन था जिसका उद्देश्य जंगलों को बचाना और वनों का संरक्षण, ठीक है, उनको बढ़ाना कैसे किया जाए, तो इसका उद्देश्य में नोट कर लीजिएगा, जंगलों का संरक्षण और वनों को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और विशेषकर जो जंगल के संरक्षण की बात की जा रही है तो वहां पे सागौन के वृक्षों के लेकर ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक आंदोलन और शुरू हुआ था, इसका भी आप नाम नोट कर लीजिए, नवधन्या आंदोलन। नवधन्या आंदोलन, नवधन्या
नवधन्या आंदोलन, ये सारे के सारे जो आंदोलन है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। ये 1982 में शुरू किया गया था। कहाँ पे? दून घाटी में शुरू किया गया था। ठीक है, तो विशेषकर दून कहाँ पाए जाते हैं बताया गया है, तो आप नोट कर सकते हैं कि किस राज्य विशेष से संबंधित होगा। तो नवधन्या आंदोलन विशेषकर दून घाटी से संबंधित था। और वंदना शिवा नामक एक महिला थी, वंदना शिवा, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वंदना शिवा द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यह जो आंदोलन था इसका उद्देश्य था कि जैव विविधता को संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसको माना जाता है कि जैविक खेती का जो प्रवर्तक है विशेषकर उत्तराखंड में यही आंदोलन है। इस आंदोलन के बाद से लोगों ने उत्तराखंड में भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो जैव विविधता का संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक, तो जो आंदोलन थे प्रमुख आंदोलन वो सारे के सारे आपको नोट करा दिए गए आंदोलन के बारे में। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका चिपको आंदोलन हो गया, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन हो गया, नर्मदा आंदोलन हो गया। यदि आप बिहार राज्य विशेष का कोई एग्जाम देते हैं तो आपको जंगल बचाओ आंदोलन पर भी ध्यान रखना होगा। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ? सिंह भूमि और बिहार राज्य विशेष में संदर्भित था। विशेषकर जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, क्योंकि आदिवासी आंदोलन था, तो जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं उन क्षेत्र विशेष में इसका जो है संचालन किया गया था। ठीक है सर, क्लियर है? अब ये आपका जो टॉपिक था ये आपका समाप्त होता है। अब इसमें यदि कुछ बचा होगा तो जब सर आपका इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के विषय हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में यदि कुछ बचा है तो वो आपके इन्वायरमेंट में क्लियर हो जाएगा, पर्यावरण में। ठीक, चलिए अब आज से हम शुरू करेंगे भारतीय कृषि के बारे में। कृषि के बारे में थोड़ी सी शुरुआत होगी क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, तो कृषि के बारे में थोड़ी शुरुआत होगी। तो कृषि, सबसे पहले शब्द आता है कृषि, और कृषि वाले सर हमारे बैठे हुए हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कृषि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो वर्ड है उसको दो भागों में लैटिन बोलते हैं कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और एग्रीकल्चर में जो वर्ड है उसको तोड़ देते हैं एग्री और कल्चर। हाँ, एग्री प्लस कल्चर। अब एग्री ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, अब जो आपने लिखा था वन्य जीव वाला जो विषय था वो आपका अब समाप्त हो गया है। ठीक है, अब अगला जो आपका नया टॉपिक प्रारंभ हो रहा है वो कृषि प्रारंभ हो रहा है।